Hello students, today we will learn about INM Integrated Nutrient Management. ये क्या होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट? व्हाट इज द कंसेप्ट एंड नीड एंड एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द INM? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आस्क्ड इन मैनी एग्जामिनेशन. तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल फर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और INM के बारे में हम कई डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है. तो आज हम ये इसके क्लियर करेंगे इसकी डेफिनेशन को INM की और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और इसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट प्लांट सप्लाई सिस्टम भी कहते हैं और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तो कहते ही हैं, और दूसरे 2-3 नामों से भी हम इसको जान सकते हैं, जैसे IPNS है, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई. तो इसकी हम अगर एक डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है. Maintenance of INM refer to maintenance of soil fertility and supply of plant nutrients at an optimum level for sustaining the desired productivity through optimization of the benefits from all possible sources of organic, inorganic and biological component in an integrated system. तो ये एक डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं एग्जामिनेशन में ये काम आती है. लेकिन जब हम इसको देखेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि कैसे ये डिफाइन किया गया है. तो जो इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, कोई भी इंटीग्रेटेड अगर कोई चीज़ है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना. हम 2-3 चीज़ों को जोड़ दें तो उसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं. हमने 2-3 चीज़ें जोड़ दी, उसको हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड कहते हैं. तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी होता है. तो यहाँ हम जो कंसर्न है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से, तो यहाँ देखिए जो रेफर टू मेंटेनेंस ऑफ, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. किसको मेंटेन करने के लिए बात हो रही है? सॉइल फर्टिलिटी को. क्योंकि देखिए सॉइल फर्टिलिटी से ही सब कुछ होना. अगर सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन नहीं है तो कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा. तो यहाँ जो रेफर किया गया है, पहला है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो सप्लाई किसकी की जा रही है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स की एट एन ऑप्टिमम लेवल. जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी है ऑप्टिमम लेवल पे करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है. यहां हमको समझना है, नंबर 1 पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. नंबर 2 इज सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एट ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम लेवल का क्या मतलब है? ना तो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा देने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देने से भी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है. ना हमें बहुत कम देने हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी से भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. तो हमारा क्या है? ये ऑप्टिमम लेवल फॉर सस्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी. ये प्रोडक्टिविटी किसकी है? ये प्लांट प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है. डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ले रहे हैं, जितनी हमें ऑप्टिमम चाहिए उतना ले रहे हैं. क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने से क्या होती है? सॉइल में फटिगनेस आती है. अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी? न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि क्रॉप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेगी तो सॉइल में फटिगनेस आएगी. तो अब जो प्रोडक्टिविटी है वो डिजायर्ड लेवल पे है, हाई प्रोडक्टिविटी है, सस्टेन करना है प्रोडक्टिविटी को. सस्टेनिंग द प्रोडक्टिविटी, सस्टेनिंग दी डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी, जितना हम चाहते हैं उसको सस्टेन करें. तो हमें क्या करना है? मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेवल इन ऑप्टिमम लेवल टू सस्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी. अब किसके थ्रू होगा? ये बहुत चीज़ें हो सकती हैं. हम अच्छी वैरायटी बोएं, सोइंग टाइम करें, इरिगेशन दें, अच्छा वीड कंट्रोल करें, इन सब के थ्रू हो सकता है. लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हो रहा है, किसके थ्रू होगा? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट. यहां ऑप्टिमाइजेशन देखिए, एक वर्ड फिर आया है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट. ऑप्टिमाइजेशन देखिए, ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है जहां हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो. तो जो ऑप्टिमाइजेशन हमें बेनिफिट्स लेने हैं, जो हमें एडवांटेज लेना है, एडवांटेज का हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, वो किससे? ऑल पॉसिबल सोर्सेज, जो भी हमारे पास सोर्स है न्यूट्रिएंट सप्लाई के, ऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट. तो जो चाहे हम ऑर्गेनिक के थ्रू हम न्यूट्रिएंट दें, इनऑर्गेनिक के थ्रू दें, या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में जोड़ करके जो हम इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करें, न्यूट्रिएंट सप्लाई करें, तो जो हमारा ये जो वे होगा, दैट विल बी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. अब इसमें देखिए ऑर्गेनिक कौन कौन से सोर्स हैं? ऑर्गेनिक सोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट ओरिजिन के हैं या एनिमल के हैं. तो हम FYM दें या कंपोस्ट दें, क्रॉप रेजिड्यू हम अगर यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आएगा. इनऑर्गेनिक में फर्टिलाइजर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसको हम यूज़ करें. बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में देखिए क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स हैं. तो बायो फर्टिलाइजर्स कई तरह के हैं, सिम्बायोटिक हैं,
और एसिम्बायोटिक हैं, नॉन सिम्बायोटिक हैं, जो हम एजोट्रैक्टर पढ़ते हैं, एजिस्ट्रोलम पढ़ते हैं, राइजोबियम है, एजोला है, बहुत सारे बायोफर्टिलाइजर्स हैं, उसका एक पूरा सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में लेग्यूम क्रॉप भी हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो हम न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहे हम एफवाईएम से दें, कंपोस्ट मिला के करें, क्रॉप रेजिड्यू की रिसाइकलिंग करें, फर्टिलाइजर भी डालें, अमेंडमेंट्स भी डालें, और लेग्यूम्स को क्रॉप रोटेशन में भी लें, बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करें, जो भी हमारे पास पॉसिबल मीन्स हो, पॉसिबल सोर्स हो, उन सबको हम इस तरह से यूज़ करें कि सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन हो और प्रोडक्टिविटी भी सस्टेन करे। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेशन किसका किया हमने? न्यूट्रिएंट का किया है। फिर हमने क्या किया है? उसका मैनेजमेंट किया है। अब मैनेजमेंट में कई एस्पेक्ट आते हैं, उसकी डोज क्या होगी, उसका टाइम कैसे होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे, किस वे से अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा सिस्टम रहता है। अगर हम क्रॉप रेजिड्यू अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें सॉइल में उसकी टर्निंग करनी पड़ेगी। एफवाईएम यूज़ कर रहे हैं तो वेल लॉटन होना चाहिए, डिकम्पोज होना चाहिए, सॉइल में प्रॉपर मिक्सिंग हो। तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा न्यूट्रिएंट सप्लाई का, और जो हम सारे सोर्सेज को मिला लेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो अब आपको इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन पता चल गया होगा कि क्यों इन वर्ड्स को हमने लिया है। तो आपको क्लियर हो गया इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जितने भी ऑल पॉसिबल सोर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, क्रॉप रेजिड्यू में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सभी को, फर्टिलाइजर में तो न्यूट्रिएंट्स हैं ही, बायो फर्टिलाइजर भी चूंकि सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कुछ फास्फोरस को सोलुबलाइज करते हैं, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस तरह से लेग्यूम क्रॉप्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, उनको ग्रो करने से सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। जो भी पॉसिबल मींस हो सकते हैं उसको हम इस तरह से यूज़ करें कि हमको बेनिफिट मिले, और उस बेनिफिट का इम्पैक्ट किस पे आए? सॉइल फर्टिलिटी पे आए, पॉजिटिव इफेक्ट आए, और क्या हो, जो प्रोडक्टिविटी हम जो चाहते हैं वो सस्टेन हो, वो प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े, इंक्रीज करे। तो ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन हुई जो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट इज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है इसका, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का? फिर मैं आपको नीड बताऊंगा हमें इसकी जरूरत क्यों हो रही है। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, जो कंसेप्ट है वो है रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन ए बैलेंस्ड मैनर। रेगुलर सप्लाई मतलब कंटिन्यूस सप्लाई हो न्यूट्रिएंट्स की। जनरली हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को 2 या 3 बार में डालते हैं और वो उसी समय अवेलेबल होता है। रेगुलर सप्लाई का ये मतलब है कि न्यूट्रिएंट धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट की डिमांड होती जाए, न्यूट्रिएंट भी उसी तरह से प्लांट को अवेलेबल होते जाए। तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्लांट नीड एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो रेगुलर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो, तो जो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, ड्राई मैटर एक्युमुलेशन होता है, उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें ऐसी रेगुलर सप्लाई करनी है कि जब जब पौधे को जरूरत हो, प्लांट्स को जरूरत हो, न्यूट्रिएंट उसको अवेलेबल होते रहें। तो रेगुलर न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस्ड मैनर। बैलेंस्ड मैनर की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई न्यूट्रिएंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी करेगा या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करेगा। जैसे फास्फोरस और जिंक का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। अगर फास्फोरस ज़्यादा होगा तो जिंक के अपटेक को रोकेगा, और जिंक ज़्यादा होगा तो फास्फोरस के अपटेक को रोकेगा। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए ताकि कोई ना तो टॉक्सिसिटी हो, ना ही कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो। तो पहला कंसेप्ट तो यही है इसका, आईएनएम का, रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस्ड रेशियो। तो रेगुलर सप्लाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट डिमांड कम होती है, बाद में जैसे ग्रोथ बढ़ती है न्यूट्रिएंट डिमांड बढ़ती है। तो हमारा ऐसे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करें कि अर्ली स्टेज में कम अवेलेबल हो, बाद में अवेलेबिलिटी बढ़ती जाए। दूसरा कंसेप्ट इज मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सारी प्रोडक्टिविटी है वो सॉइल फर्टिलिटी पे है। तो अगर हम देखें केमिकल फर्टिलाइजर्स को, हम देखें जैसे हम यूरिया देखें या डीएपी देखें, एमओपी देखें, कोई भी फर्टिलाइजर देखें, तो नो डाउट इनसे न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलते हैं। और जैसे यूरिया डालेंगे नाइट्रोजन मिलेगी, डीएपी डालेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों मिलेगा, एमओपी से पोटेशियम मिलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तो जो अब हम सॉइल फर्टिलिटी में किसकी बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो हमको 3 या 4 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू, बाकी इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। तो यहाँ फर्टिलिटी सस्टेन नहीं हो पाती है। तो ये हमको क्या करना है, जब भी हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करें तो इस तरह से सप्लाई करना है कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, सॉइल फर्टिलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो दूसरा कंसेप्ट है कि मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो हमने डेफिनेशन में भी दिया है। थर्ड कंसेप्ट ये है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट जिस वे से भी दें, उसमें जो इन्वायरमेंटल जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं
वो जीरो हो या मिनिमम हो। तो जीरो जो एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रो इकोसिस्टम और इकोलॉजी। तो जैसे हम माना फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो देखिए इसमें पॉल्यूशन होता है। प्रोडक्शन जहाँ यूरिया बनता है या फर्टिलाइजर बनते हैं वहाँ पॉल्यूशन होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन हम जब करते हैं उसमें जो पॉल्यूशन होता है, उसके बाद कई सेवरल रिएक्शंस होते हैं सॉइल में, उससे भी जो है सॉइल में पॉल्यूशन होते हैं और लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन भी ना हो, वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे, एयर क्वालिटी मेंटेन रहे और ओवरऑल इकोसिस्टम की मेंटेन रहे। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है जीरो इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो तीन कंसेप्ट हैं हमारे, रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, नंबर 3 जीरो एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और हम थर्ड कंसेप्ट कह सकते हैं इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। तो ये तीन कंसेप्ट के साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम फॉलो करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? भाई फर्टिलाइजर अवेलेबल है, यूरिया अवेलेबल है, उसको डाल दें, या काउ डंग अवेलेबल है उसको डाल दें, क्रॉप रेजिड्यू अवेलेबल है तो उसको डाल दें। सबको मिला जुला के डालने की क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं कि काउ डंग भी डालिए, कंपोस्ट भी डालिए, रेजिड्यू रिसाइकिल भी कीजिए, फर्टिलाइजर भी डालिए, बायो फर्टिलाइजर भी डालिए। तो सबको मिला के डालने की क्या जरूरत है? तो देखिए अगर इजी मूड में देखें तो होता क्या है कि मार्केट में फर्टिलाइजर अवेलेबल्स हैं और आप उन फर्टिलाइजर खरीदिए और खेत में डालिए और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएगा। इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन नहीं होगी और एक लॉन्ग रन में क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया एक या दो ही न्यूट्रिएंट को देते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट नहीं देते। तो धीरे धीरे क्या होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। माना हम एनपी का फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। अगर एसएसपी दे रहे हैं तो कैल्शियम सल्फर और मिल जाएगा। तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स बच रहे हैं, जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, उसमें केवल हम 4 to 5 ही दे रहे हैं, बाकी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्रॉप क्या करेगी, सॉइल से माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल में बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेप्लीशन हो जाएगा। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत जीरो हो जाएगी। तब कोई फर्दर उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। पहला तो ये है केमिकल, अगर हम केवल सोल अगर हम अप्लीकेशन कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पहला इंपैक्ट तो ये आएगा, फटीगनेस इन न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2 क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके साथ पॉल्यूशन प्रॉब्लम है। अभी मैंने बताया प्रोडक्शन पॉइंट पे जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां होता है। फिर सॉइल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या फर्टिलाइजर के साथ दूसरी प्रॉब्लम जैसे नाइट्रेट, अगर बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो नाइट्रेट रहेगा, उसकी लीचिंग होती है ग्राउंड वाटर में, उससे पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। हैवी मेटल्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में, उससे जो है पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, जो प्रोडक्शन के समय CO2 निकलती है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू रेलवे या थ्रू बस, वहाँ से CO2 इमिशन होता है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो नो डाउट केमिकल फर्टिलाइजर 2-3 न्यूट्रिएंट्स को अच्छी क्वांटिटी में देते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है और पॉल्यूशन भी होता है और इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिस्टर्ब होता है। वाटर क्वालिटी भी होती है, एयर क्वालिटी भी होती है, फूड क्वालिटी भी होती है, क्योंकि फूड में हैवी मेटल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू हैवी मेटल सॉइल में गई, उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, वो ग्रेन में आया, ग्रेन हमने कंज्यूम किया, तो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में भी आई। तो ये भी एक केमिकल फर्टिलाइजर का नेगेटिव रोल है। तो एक तरफ अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो 2-3 न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है। दूसरे एंड पे अगर हम केवल ऑर्गेनिक यूज करें, केवल हम FYM यूज करें या कंपोस्ट यूज करें, तो देखिए जो एक तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि जो FYM कंपोस्ट इन जनरल 0.5% उसमें नाइट्रोजन रहती है। 0.5% का मतलब यह है कि अगर हम 100 kg FYM डाल रहे हैं तो केवल 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन ही मिलेगी। 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 500 ग्राम, मतलब 100 किलोग्राम FYM डालने पे केवल 500 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। इसमें भी क्या होता है, FYM में 50% मॉइस्चर होता है और जो नाइट्रोजन होती है ड्राई वेट बेसिस पे होती है, तो इसका मतलब इसका 50% और नाइट्रोजन कम हो जाएगी, मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम नाइट्रोजन ही मिलेगी अगर हम 100 kg FYM डाल रहे हैं। तो अब चूंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, 100 kg 120 kg इस तरह से नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट रहती है सीरियल्स की, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक को ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं ऑर्गेनिक्स को हम, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो अवेलेबिलिटी, इतना लाइव स्टॉक नहीं है। दूसरा, जो विलेज में जो है काउ डंग को फ्यूल में यूज़ करते हैं, कंडे बनाते हैं, तो वो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फील्ड के लिए कम हो जाती है।
तो एक तो लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना काउ डंग के लिए, किसी भी उसके लिए जो मैन्योर्स हम ले रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है। नंबर 2 क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलाते हैं तो इसकी मिक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। थर्ड क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेशन हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसकी वैल्यूटी रिड्यूस हो जाती है। तो मेरा एक लेक्चर अपलोड है ऑर्गेनिक मैटर पे, तो आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक मैटर के क्या एडवांटेज हैं और क्या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके साथ कॉन्स्टेंट्स प्रॉब्लम यह है कि इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, सॉइल मिक्सिंग प्रॉब्लम आती है। तीसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना लेते हैं। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो हमारे साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम है। और ऑर्गेनिक्स में क्या है, न्यूट्रिएंट रिलीज स्लो होता है, तो प्लांट्स को उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, इनिशियल ईयर्स में स्लो होती है, तो शुरू में क्रॉप की जो ग्रोथ होती है कम रहती है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम दोनों को ही मिला लें, कुछ हम केमिकल फर्टिलाइजर मिला लें, कुछ हम ऑर्गेनिक मिला लें, तो केमिकल फर्टिलाइजर मिलाने से हमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट सप्लाई फास्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक मिलाने से क्या होगा, सारे ही न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम इसलिए इंटीग्रेशन अप्रोच पे जाते हैं ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी मेंटेन रहे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी बनी रहे और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी क्या हो, एडवर्स इफेक्ट क्या हो, कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। अब आप देखिए एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज जो अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया सारा एडवांटेजेस पे ही किया है। रेगुलर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। सॉइल फर्टिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती हैं। तो इससे जो ओवरऑल क्या होता है, एक तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होने से क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनदर एडवांटेज ये है कि जो एनवायरनमेंट पे जो पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट हो रहे थे, जो पॉल्यूशन हो रहा था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इकोलॉजी मेंटेन रहती है। तो ये इसके एसोसिएटेड एडवांटेजेस हैं। तीसरा क्या है, इकोनॉमिकली वाइबल रहता है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो मनी हमारी ज़्यादा जा रही थी, पैसा खर्च हो रहा था, कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, वो कॉस्ट ऑर्गेनिक के थ्रू कम हो जाती है। तो ये एडवांटेज हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, खेती की जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम होता है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन है और हम हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स भी बढ़ती है। तो अब जैसे हम कंपोनेंट देखें कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किस किस को यूज़ करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट कह रहे हैं। तो देखिए कंपोनेंट में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। 3 तरह के कंपोनेंट हैं। ऑर्गेनिक मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे एफवाई यूज़ करें, प्लांट से हमें जो भी मिला हो प्लांट, चाहे हम कंपोस्ट यूज़ करें, हम क्रॉप रेजिड्यू यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास बहुत क्रॉप रेजिड्यू होता है। वीट हार्वेस्टिंग के बाद बहुत रेजिड्यू रहता है, राइस हार्वेस्टिंग के बाद रेजिड्यू है, शुगर केन का बहुत रेजिड्यू रहता है, और रेजिड्यू के अंदर सारे न्यूट्रिएंट हैं। अगर हम इसको फिर से सॉइल में मिला दें तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाएंगे और प्लांट को अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम उनको सबको हमें ऐसे मिलाना है ताकि न्यूट्रिएंट सप्लाई मेंटेन रहे और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं करना कि एक कंपोनेंट हम बहुत ज़्यादा कर दें, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा कर दें, ऑर्गेनिक कम कर दें, तो बाकी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इस तरह का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच अपनाते हैं कि हम सारे ही सोर्सेज को यूज़ करें। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होगा, वो फार्म कहाँ कैसा है, फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम ग्रीन मैन्योर वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बीच में हम क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम क्रॉप ले सकते हैं, जितना रेजिड्यू आ रहा है उसको हम टर्न कर सकते हैं, जितना डंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट बना के हम यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, एजोटोबैक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं, वो तो किसी क्रॉप में यूज़ हो जाएगा। और अगर हम कोई लेग्यूम क्रॉप ले रहे हैं तो राइजोम को हम यूज़ करें, और अगर हम राइस ले रहे हैं तो एजोलॉग यूज़ करें। तो ये बायो फर्टिलाइजर, कई तरह के बायो फर्टिलाइजर्स हैं, आप उस लेक्चर को भी देखें जो मैंने बायो फर्टिलाइजर पे अपलोड किया है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट है, डिपेंड करता है कि वहाँ फार्मर के पास क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्रॉपिंग सिस्टम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज INM, व्हाट इज द कंसेप्ट, नीड, एडवांटेजेस एंड कंपोनेंट। तो ये आप इसको ध्यान से दोबारा लेक्चर को आप सुन सकते हैं,
अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कंपटीशन एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल में एक शॉर्ट नोट अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।